हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्न विद कृष्बी पे फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए हड़प्पा सभ्यता का नेक्स्ट पार्ट लेके आ रही हूँ। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक पीरियड आया था और वो मैं लेके आ रही हूँ क्योंकि वैदिक पीरियड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम में। क्योंकि वैदिक पीरियड जो है वहाँ आर्यों का सभ्यता माना जाता है कि अभी जो इंडियन के मूल निवासी है वो आर्य थे। ये एक विवादास्पद विषय है, तो इसको कोई मतलब ऑथेंटिक तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी बारावली में एक साक्ष्य मिला है मानव की, जो कंकाल मिला है और जिससे कि पता चलता है कि आर्यों का जो इंडिया का जो मूल निवासी हैं वो आर्य ना होके हड़प्पन सभ्यता के लोग थे। क्योंकि उनका जो रहन सहन, उनका जो डीएनए, उनका जो कार्बन डेटा से प्राप्त हुआ है उससे ये पता चलता है कि वो आर्य इंडिया के मूल निवासी नहीं थे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी के लिए मैं लेके आ रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाई हूँ जो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये आर्य सभ्यता जो है वो यूजीसी नेट में रिपीटेड टॉपिक है। इससे हर बार एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो आता ही आता है। अगर 2-3-4 क्वेश्चन नहीं आता है तो 1-2 तो आता ही आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई भी ईयर नहीं मिलेगा जिसमें कि आर्यों से लेके वैदिक पीरियड से लेके एक दो क्वेश्चन नहीं है। एक बार हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक स्किप हुआ था लेकिन पेपर में, लेकिन आर्यों को अभी तक स्किप नहीं किया गया। ये यूजीसी नेट का फेवरेट टॉपिक है और एसएससी सब में भी इससे क्वेश्चन आता है। सो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आर्य कौन थे? आर्य का नाम मूल रूप से उन लोगों को दिया गया था जिनके बारे में कहा जाता था कि वे इंडो यूरोपीय भाषा में बोलते थे। ऐसा माना जाता था कि वे मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में बस गए थे, जबकि अन्य सोचते हैं कि मतलब और लोगों का सोचना है कि वे रूसी स्टेप्स से उत्पन्न हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक का मत था कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बाल गंगाधर तिलक का क्या मत है, और भी इतिहासकारों का मत एग्जाम में पूछता है। या तो उसको मिलान करने के लिए दे देता है या फिर एक ही कोट का आंसर देना रहता है। सो फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद कर ले। बाल गंगाधर तिलक का मत था कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फेस के साथ पढ़ाने का सोच रही हूँ। मेरे पास सेटअप नहीं है। मैं सेटअप बनाने का ट्राई कर रही हूँ। जब मेरा सेटअप हो जाएगा बोर्ड और हर कुछ घर में, तो मैं आप लोगों को फेस के साथ पढ़ाऊंगी। क्योंकि मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सेटअप का प्रॉब्लम आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्दी मैं सेटअप कर लूंगी और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊंगी। तो ये देखिए, बाल गंगाधर तिलक का मत था कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। वे शुरू में उत्तर पश्चिम की घाटियों और पंजाब के मैदानी इलाकों में बस गए। बाद में वे भारत और गंगा के मैदानों में चले गए। ये देख सकते हैं, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन, इसको आप, ये एक चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। ये है इंडिया, हिंदू कुश पर्वत, और ये है अरबियन सी, ब्लैक सी। तो ये एक मैप है, आप मैप से समझ सकते हैं। 19वीं शताब्दी में आर्य जाति का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। आर्य जातियों का जो सिद्धांत है वो 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत हुआ है। इसके अनुसार हल्के रंग की चमड़ी वाले आर्य समूह थे। 19वीं शताब्दी का जो सिद्धांत है आर्यों का, और उनके इस सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि हल्के कलर की जो चमड़ी वाले लोग थे वो आर्य समूह थे, जिन्होंने उत्तर से पश्चिम भारत पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की और अंततः भारतीय संस्कृति को आकार दिया।
कि उत्तर से वो लोग पश्चिम भारत पर आक्रमण करके एंटर किए और विजय प्राप्त करके भारत को भारतीय संस्कृति का आकार और रूप प्रदान किए। कई विद्वानों ने इस आर्य आक्रमण की परिकल्पना और एक नस्लीय पदनाम के रूप में आर्य शब्द के प्रयोग को खारिज कर दिया है। कितने विद्वानों ने इस आर्य का जो आक्रमण की परिकल्पना है, जो कि कल्पना की जाती है, और नस्लीय पदनाम यानी कि नस्ल जो भेदभाव होता है, उस तरह का जो उनको पदनाम दिया गया है, वो आर्य शब्द के प्रयोग के लिए खारिज कर दिया। उनको ये मत जो है वो नहीं मानते, इस मत को वो स्वीकार नहीं करते हैं। यह सुझाव देते हुए कि संस्कृत शब्द आर्य महान है, उन्होंने यह सुझाव दिया है कि संस्कृत शब्द का मतलब है आर्य, महान और प्रतिष्ठित का प्रतिनिधित्व करता है और यह जातीय की तुलना में एक सामाजिक शब्द है। आर्य संस्कृति के प्रमुख लक्षण वैदिक, ईरानी और ग्रीक साहित्यिक ग्रंथों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। आर्य संस्कृति की सामग्री और अन्य पहलुओं के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करने वाले ग्रंथों में ऋग्वेद, जैड अवेस्ता और होमर के इलियड और ओडिसा शामिल है। आर्य नामक इराक के से लगभग 1600 ईस्वी पूर्व के कस्साइट शिलालेखों और सीरिया के 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मितानी शिलालेख में भी दिखाई देते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसको लिख सकते हैं कि कस्साइट शिलालेख ये और सीरिया से प्राप्त मितानी शिलालेख, इसको आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में। कस्साइट शिलालेख, इधर सीरिया शिलालेख, इधर मितानी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इराक का कसाइट और सीरिया का मितानी, क्योंकि एग्जाम में मिलान करने के लिए इसका क्वेश्चन आता है और आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइए फ्रेंड्स। मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज फ्रेंड्स कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे साथियों को मेरे क्लासेस से बहुत फायदा हो रहा है और मैं इसलिए अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करके लाती हूँ। इसका पहला भाषाई निशान इराक में अगाडे राजवंश की एक पटिया पर अंकित है। ये जो है पहला भाषाई निशान इराक में अगाडे राजवंश की एक पटिया पर अंकित है। अनातोलिया से हित्ती शिलालेख, ये भी लिख सकते हैं। 4 इम्पोर्टेंट है शिलालेख जो कि एग्जाम में मिलान करने के लिए आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं आप लोग को बार-बार फोर्स कर रही हूँ याद करने के लिए। अनातोलिया से हित्ती शिलालेख, ग्रीस से माइसिनियन शिलालेख और भारत यूरोपीय भाषा के बोलने वालों का संकेत देते हैं। आर्य संस्कृति की विशेषताएं, चलिए विशेषताएं देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आर्य वैदिक पीरियड का जो है मतलब लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड, ये इसका ये टॉपिक है, बहुत बड़ा है, तो इसका बहुत सारा क्वेश्चन वीडियो में आएगा, क्योंकि पार्ट वाइज मैं कोशिश करूंगी कि छोटा-छोटा पार्ट में लेके आऊं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आर्य संस्कृति की विशेषताएं, प्रारंभिक आर्यों के पास एक उन्नत तकनीक नहीं थी। मतलब ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभिक आर्यों के पास कोई उन्नत तकनीक नहीं थी, भले ही घोड़ों, रथों और कांस्य के बेहतर हथियारों के उपयोग ने उन्हें अपने विरोधियों पर बढ़त दी। धातु के बारे में उनका ज्ञान सीमित प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का जो ज्ञान था वो धातुओं के प्रति सीमित था, उन्हें बहुत ज्यादा धातुओं के बारे में पता नहीं थी। ऋग्वेद में केवल एक धातु आर्य तांबा कांस्य का उल्लेख है। प्रारंभिक आर्य अनार्य रूप से देहाती थे और उन्होंने कोई भी राजनीतिक ढांचा विकसित नहीं किया था। वे राज्य को माप सके। प्रारंभिक आर्य लोग अर्ध खानाबदोश लोग थे। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक आर्य लोग थे वो अर्ध खानाबदोश थे, यानी कि प्रॉपर खानाबदोश नहीं थे, क्योंकि खानाबदोश का मतलब होता है कि वह एक जगह नहीं रहते हैं, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ। तो ये लोग आधा खानाबदोश का मतलब होता है कि ज्यादा टाइम ये लोग एक जगह रहते थे, फिर आधा टाइम कहीं और रहते थे।
मवेशी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। आर्यों का सबसे मूल्यवान वस्तु मवेशी माना जाता था और गाय जो थी वो वैदिक पीरियड में अघन्य थी, जिसे मारा नहीं जाता था। गाय बहुत ही पूजनीय माना जाता था। यह धन का प्रमुख स्रोत था। एक अमीर व्यक्तियों को गोमत कहा जाता था। मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। उस टाइम में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना या पूजा अनुष्ठान किया जाता था। बलि की पुजारी को मवेशियों के साथ उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था और गाय विनिमय का मुख्य माध्यम था। गाय बहुत ही मूल्यवान माना जाता था, तो मूल्य विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन माध्यम माना जाता था। आग का उपयोग जंगलों को जलाने और खेती के लिए भूमि को उपयुक्त बनाने के लिए किया जाता था। ऋग्वेद के बाद के भागों में जुताई बुआई होने के संदर्भ मिलते हैं। ऋग्वेद के टाइम में नहीं, ऋग्वेद के बाद वाले टाइम में लोग समशीतोष्ण जलवायु में रहते थे, यानी कि जहाँ पे वातावरण सम होती थी वहां लोग रहते थे। उन्होंने घोड़ों को पालतू बनाया, जो कि सवारी के लिए और गाड़ियां चलाने के लिए उपयोग की जाते थे। वे तिल्ली वाले पहियों का उपयोग करते थे और धनुष और तीर के साथ लड़ते भी थे। वे पुरुष प्रधान समाज में रहते थे। ऋग्वैदिक पीरियड, जैसे कि हम लोग को देखने को मिला कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, लेकिन वैदिक पीरियड जो थी वो पुरुष प्रधान समाज में रहते थे। उन्होंने सबको दफनाया, लेकिन दाह संस्कार भी किया। उन्होंने सबको दफनाने और दाह संस्कार की दोनों परंपरा उस टाइम भी प्रचलित थी। आग और सोम को पूजने वाले ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो यूरोपीय भाषाओं के वक्ताओं के बीच प्रबल थे। यानी कि आग और सोम को जो पूजा करने वाले लोग थे, वे ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो यूरोपीय भाषाओं के वक्ताओं के बीच प्रबल थे। हालांकि घोड़े की बलि सहित पशु बलि सभी भारतीय यूरोपीय समुदाय वाले अभ्यास किया गया लगता है। यानी कि जितने भी एरिया के भारतीय समूह थे, यूरोपीय समूह, मतलब भारतीय यूरोपीय समूह थे, वे सभी बलि देने का कार्य करते थे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। आज मैं आप सभी के लिए छोटा सा क्लास लेके आई हूँ। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आप लोग का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कमेंट करें कि मैम ऐसे ही क्लासेस लेते आए, मैं जरूर लेके आऊंगी। और एक मेरे साथियों ने जो कमेंट किया था राजपूत काल के लिए, तो उसका मेरे पास कोई कंटेंट, मतलब राजपूत काल का छोटा छोटा कंटेंट है और मैं एक साथ उसे लेके आना चाह रही हूँ ताकि उनको समझने में आसानी होगी। तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा डिले हो रहा है और आजकल मेरा फ़ोन भी ख़राब था, तो अभी इसलिए मेरे को थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है वो समझेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो।